हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्णवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस क्लास में हम सब बात करेंगे निबंध के बारे में। अभी वास्तव में देखा जाए तो अक्टूबर नवंबर से पूरा जो माहौल है वो माहौल मुख्य परीक्षा का हो जाएगा, चाहे वो IAS का हो या फिर UP PCS का। और 22 नवंबर से SSC CGL Tier 3 का एग्जाम्स प्रस्तावित है। तो ऐसी स्थिति में मुख्य परीक्षा का एक माहौल जो बनेगा, उन परिस्थितियों में बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होंगे। अगर IAS और PCS की बात करें तो वहां पे ऑप्शनल एक सब्जेक्ट होगा, वहां पर GS के 4 पेपर होंगे, निबंध होगा। लेकिन अगर SSC CGL Tier 3 की बात करें तो वहां पर एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जिसमें निबंध और एप्लीकेशंस पूछे जाएंगे। अगर UP PCS की बात करें तो UP PCS में भी निबंध और पत्र लेखन जो है उससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन जब हम IAS की बात करते हैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ निबंध पूछे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो माहौल बनने वाला है अक्टूबर नवंबर में, वो सब मुख्य परीक्षा का माहौल बनेगा। और ऐसी स्थिति में इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो हिस्सा होता है वो वास्तव में निबंध का होता है। निबंध का अगर आप देखा जाए एक इंडिपेंडेंट एक पेपर ही होता है। आपका IAS में 250 नंबर का, UP PCS में 200 नंबर का होता है। तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर गौर करना बहुत ही जरूरी है। और जिसने इन सारी छोटे छोटे मतलब पहलुओं पर, छोटी छोटी चीजों पर, है तो बहुत बड़ी चीज, लेकिन क्या होता है कि हम जो है सामान्य तौर पे ऐसा सोचते हैं, जब हम लोग भी एग्जाम दिया करते थे तो हम लोग डायरेक्ट क्या होता था एग्जाम्स में लिखने की कोशिश करते थे। लेकिन वास्तव में ये बहुत ही गलत जो है वो क्या है कि प्रवृत्ति है। आपको पहले से ही सोचना चाहिए और हर विषय की अपनी एक कह सकते हैं कि उसकी अपनी एक बुनियादी अवधारणा है, एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप उस विषय विशेष में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा नंबर हासिल करना चाहते हैं, आप कुछ डिफरेंट अन्य लड़कों से करना चाहते हैं, आप टॉपर्स की कैटेगरी में आना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारी छोटी छोटी जो चीजें हैं और हर एक विषय पर आपको क्या है कि ध्यान देना पड़ता है। तो सामान्य तौर पर तो इसी वजह से मैंने क्या है कि अभी थोड़ा सा जो है हम सब भी क्या करते हैं कि एक चीज पढ़ते पढ़ते एक मोनोटोनस स्थिति आती है। और खासकर मैं अपनी बात बताऊं कि मैं अक्सर जो है वो क्या है कि डिफरेंट जो हमारे जो अपने सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री एंड कॉन्स्टिट्यूशन, उसको पढ़ते रहते हैं और पढ़ते पढ़ते कहीं मोनोटोनस स्थिति आती है, एक उबाऊपन की जब स्थिति आती है, तो ऐसी स्थिति में फिर मैं जो है पर्सनली मैं अपनी बात बताऊं कि हम अपना जो मनोरंजन का जो साधन है वो साधन पढ़कर ही जुटाते हैं। यानी ऐसे विषय को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं जो वास्तव में कह सकते हैं कि जो हमारा जो परंपरागत जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से इतर होता है। और इस वजह से और उसको जब पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि इस पर भी काम किया जा सकता है और फिर उस दिशा में हम अपना काम करते हैं। और इसी तरह से GS 4th पेपर हो गया, इसी तरह से निबंध से संबंधित बहुत सारे कार्य हमने किया है। एप्लीकेशंस जो राइटिंग होता है, लेटर राइटिंग होता है, उस दिशा में भी बहुत सारे कार्य हमने किए। आर्ट एंड कल्चर की अगर हम बात करें तो उस दिशा में भी बहुत सारे कार्य किए जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर कोशिश करता हूं एक अच्छा जो है कार्य करने की, अपने आप को जो है भिन्न भिन्न विषयों में उसमें रमाए रहने की, और उसमें जो कह सकते हैं कि सिंपल नहीं बल्कि उसके संबंधित जो मैटर है उस मैटर को कलेक्ट करने के साथ साथ उससे संबंधित जो बुनियादी समझ होती है वो समझ भी हम क्रमशः विकसित करते जाते हैं। और आज का जो जमाना है ना, उस जमाने में पढ़ने वाला व्यक्ति चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट्स हो चाहे टीचर्स हो। अगर पढ़ने वाला व्यक्ति है तो उसके पास अब संसाधन की कमी नहीं है। संसाधन इतने पड़े हुए हैं, इंटरनेट है, बुक्स इतने ज्यादा हैं कि आपको, हम सब का जो जमाना था 20-25 साल पहले का, उस समय संसाधन की बहुत कमी होती थी और वो इजिली अवेलेबल नहीं होता था, हम सब खोजते रहते थे। लेकिन आज तो बहुत सारे संसाधन बहुत इजिली एक्सेसिबल है और बावजूद इसके अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं, बावजूद इसके अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें ध्यान ये रखना है कि आपकी जो कमियां हैं वो कमियां ज्यादा प्रबल है बनिस्बत की माहौल की। माहौल तो ठीक है, नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स कम होते हैं, नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की तुलना में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो सफल होते हैं वो कुछ ना कुछ अलग करते हैं। तो जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, बस उसी काम को सिर्फ और सिर्फ अलग ढंग से करते हैं, और वही ढंग मैं बतलाना चाहता हूं। देखिए, ये ध्यान रखिएगा कि परिस्थितियां जो है जैसी है,
इन परिस्थितियों में रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी। उन्होंने ये कहा, जो अभी मैं आपको बताऊंगा भी कि लास्ट में जो है कैसे आप लिखेंगे ये बताएंगे, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी कि वास्तव में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती है, हम जो प्राप्त करना चाहते हैं उसके सारे साधन आसपास में मौजूद होते हैं, लेकिन जब तक हम जो है उस हमारे पास उसके पाने की ललक नहीं होगी, जब तक हमारे अंदर वो लालसा नहीं होगी, वो इच्छा जब तक प्रबल नहीं होगी उसको पाने की, तब तक वो खुद से चलकर नहीं आता है। प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं कभी भी प्यासे के पास नहीं आता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल आज के इस क्लास में हम सब निबंध का पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और वो है विमेंस एम्पावरमेंट, जो कि महिला सशक्तिकरण, हिंदी जो है इसकी शब्दावली गढ़ी गई है, क्वाइंड किया गया है। और वास्तव में ये जो शब्दावली या ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक टॉपिक है, लेकिन इसमें बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं और आज के क्लास में मैं इसी बात को समझाने की कोशिश करूंगा। इसके पहले हमने निबंध का डेफिनेशन बताया, हमने ये बतलाने की कोशिश की कि निबंध जब हम लेखन का कार्य करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, निबंध कितने प्रकार के हैं, निबंध के सिलेबस को अगर हम डिफाइन करें तो उसमें क्या हो सकता है। तो ये सारी बातें हमने लास्ट वीडियो में उसका जिक्र किया था और आज हम सब ये पहला टॉपिक बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसको पूरा देखिए, अगर वास्तव में समझना चाहते हैं, वास्तव में अगर आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम्स देना चाहते हैं, आप कोई एसएससी का बच्चा है, अगर वो एसएससी का भी जो एग्जाम देंगे तो कहीं ना कहीं टीयर 3 में और सीएचएसएल वगैरह में, एमटीएस वगैरह में टीयर 2 में आवश्यकता पड़ेगी। आप अभी से अगर उस पर ध्यान देंगे, नोटिस करेंगे, तो आप जाहिर सी बात है कि वर्तमान अगर आपका सशक्त है तो भविष्य बेहतर होगा, ये निश्चित है। ठीक है, तो अब यहां पे चलिए आज के इस क्लास में देखिए, हम सब, मैं खुद आपको देखता हूं, मेरे इस प्रेजेंटेशन को देखकर आप खुद ये एहसास कर सकते हैं कि मैं कितना कोशिश करता हूं बेहतर आपको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, आपके दिमाग में बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप से स्थापित हो जाए, इसके लिए मैं खुद कितनी कोशिश करता हूं। यह भी एक एग्जाम्पल होगा। अब यहां पे देखिए, सबसे पहली बात, जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, और हमने यहां लिखा है ऐसे फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है, महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर क्या है, आपके दिमाग में तुरंत जब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो सशक्तिकरण का मतलब होता है सशक्त करने की क्रिया, ठीक है, और किसे सशक्त बनाने की क्रिया की बात हो रही है, महिला की हो रही है। अब यहां पर यह भी समझिए कि पुरुष सशक्तिकरण की बात क्यों नहीं हो रही है, तो पुरुष ऑलरेडी सशक्त है, पुरुष ऑलरेडी जो है पावरफुल है, उनके लिए जो है सशक्तिकरण की जरूरत नहीं है। भारत का समाज, क्या दुनिया का अधिकांश देशों का जो समाज है वो समाज पुरुष प्रधान समझ रहा है। पैट्रियार्कल सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है, आप ये कह सकते हो कि एक सार्वभौम अवधारणा है, एक यूनिवर्सल जो है वो क्या है कि इसको एक्सेप्टेंस जो है मिला हुआ है। तो जहां पुरुष प्रधान समाज की अवधारणा प्रबल होती है वहां पे महिलाओं के ऊपर जो है बहुत सारे जुल्म होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जुल्म ना भी हो लेकिन उसे जो है कह सकते हैं कि उसे अधीनस्थ बनाने की क्रिया जो है वो क्या है कि जरूर देखने को मिलती है। मेरे शब्दावली पे भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कि शब्दों पे जब तक आपका पकड़ सही नहीं होगा, शब्दों का चयन सही नहीं होगा, तो आप कभी भी बेहतर निबंध नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए वो क्या मैं शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं अपने बातों में, वो जरूर जो है नोटिस करिएगा। तो यहां पे देखिए क्या है कि महिला सशक्तिकरण को, अब देखिए स्टार्ट करने का तरीका आपको समझ में आ गया कि आप ये कह सकते हो सशक्तिकरण सशक्त करने की क्रिया है, और जब महिलाओं को सशक्त करने की, जब हम महिलाओं को सशक्त करने की जिस क्रिया का हम पालन करते हैं उसे ही महिला सशक्तिकरण कहा जाता है। और पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की रही है, और ये केवल भारत की बात नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की बात है। भारत में कुछ विशेष तौर पर या अन्य जो अल्प विकसित या विकसित देश है उन देशों में महिलाओं की स्थिति कहीं ज़्यादा खराब है पुरुषों की तुलना में। और वास्तव में देखिए, बाबा साहब अंबेडकर ने एक बात कही थी कि किसी भी समुदाय की जो प्रगति है उस प्रगति का आकलन उस समुदाय में मौजूद जो महिलाएं हैं उन महिलाओं की स्थिति के आधार पर किया जा सकता है। यानी कि महिलाओं की स्थिति अगर अच्छी है
तो हम ये कह सकते हैं कि वो समुदाय अच्छी खासी तरक्की कर रहा है। लेकिन अगर वो जो है कह सकते हैं कि वहाँ पर अगर महिलाओं की स्थिति खराब है, तो ऐसी स्थिति में ये सिद्ध हो जाता है कि वह समुदाय बहुत ज़्यादा प्रगतिशील नहीं है। तो वास्तव में क्या होता है कि जब हम अपने देश के समाज की बात करें, उसको अगर हम सही दिशा पर ले जाना चाहते हैं, हम उसको जो है हम अपने देश को एक कह सकते हैं 21वीं सदी की दुनिया, जो कह सकते हैं विकास की दुनिया होगी, आधुनिकीकरण की दुनिया होगी, मानवाधिकार की दुनिया होगी, इंसानियत की दुनिया होगी, प्रगति की दुनिया होगी, जो भी दुनिया होगी, उन सब में पुरुषों की जो कह सकते हैं भागीदारी के साथ साथ महिलाओं की भी भागीदारी आवश्यक होगी। और अगर नहीं है तो महिलाओं की भागीदारी अगर बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है वह समाज और तेजी से तरक्की करेगा। और इस चीज को आप समझ जाइए कि जो IMF है, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और जिसको इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, हालांकि ये IBRD कहा जाता है, वो विश्व बैंक को कहा जाता है, लेकिन जो IMF है, IMF की पहली जो है वो अध्यक्षा क्रिस्टीन लेगार्ड ने ये कहा था कि अगर भारत की जो मतलब आधी आबादी यानी महिलाएं अगर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अगर श्रम में योगदान दे दे, तो भारत का GDP 27% तक जा सकता है। और ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए GDP में, उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम है, लगभग 17% के आसपास है, वो अभी मैं डाटा बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ये परसेंटेज अगर बढ़ जाए, अगर वो कंधे से कंधा मिलाकर अगर चले, तो निश्चित रूप से भारत का जो GDP है वो बढ़ सकता है। एग्जैक्टली 27% ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन इसकी प्रगति जो है वो सुनिश्चित की जा सकती है। आप ऐसे समझ लीजिए, स्वामी विवेकानंद ने ये कहा था कि एक भीड़, ठीक है, एक भीड़ 10 साल में जितना काम कर सकता है, अगर एक सच्ची ऊर्जावान, ठीक है, ऊर्जावान और सशक्त महिलाओं का अगर एक ग्रुप हो, तो वही काम एक वर्ष में कर सकती है। ये दिखाता है स्वामी विवेकानंद के इस कथन से ये एहसास होता है कि महिलाएं वास्तव में कितनी कारगर हो सकती है किसी भी देश के विकास में, और उसका पार्टिसिपेशन अगर उस देश के श्रम में मिल जाए, तो वो देश कितनी तरक्की कर सकता है, इस बात का एहसास कर सकते हैं। तो आप महिला सशक्तिकरण का एक डेफिनेशन जो है वो क्या कि आप गढ़ोगे, फिर ये आप सोचोगे कि ऐसा क्यों है, क्यों हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। ठीक है, आपके पास जितने क्वेश्चंस आप क्रिएट कर सकते हो, उतने ही पैराग्राफ बनेंगे। अगर बहुत ज़्यादा, पहले तो अब तो पैटर्न चेंज हो गया है, लेकिन अब आप समझिए जब हम सब एग्जाम देते थे तो IAS में एक ही निबंध पर 3 घंटे लिखना पड़ता था, और 3 घंटे जिसमें कई पैराग्राफ बनते थे, सामाजिक जीवन का अलग, जो भी जिस तरह से निबंध होता था उसके हिसाब से लिखना पड़ता था, और बहुत स्कोप होते थे। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को समझिएगा कि जब आपको लिखना है तो आप जितने तरह के क्वेश्चंस किसी टॉपिक से आपके मन मस्तिष्क में उभरते हैं, उतना पैराग्राफ बन सकता है और उतना ही बेहतर आप लिख सकते हो। तो सबसे पहला इसमें तो सवाल यही आता है कि महिला सशक्तिकरण कहते किसको है, और क्यों महिला सशक्तिकरण की ही बात की जाती है, पुरुष सशक्तिकरण की बात क्यों नहीं की जाती है। तो उसमें आपको बताना होगा कि भारत में स्थिति क्या है, भारत की कैसे स्थिति जो है, कैसे सेक्स रेशियो जो है, वो सेक्स रेशियो कैसे जो है 2001 की जनगणना या 1901 में जनगणना हुई थी, तो उस समय क्या था, वर्तमान समय में क्या सिचुएशन है, वो सब हम दिखाकर ये बतला सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति कितनी खराब है। और महिलाओं को सशक्त बनाकर ही हम अपने देश का सच्चे अर्थों में विकास कर सकते हैं, अपने देश को सच्चे अर्थों में 21वीं सदी की दुनिया में हम विकसित देशों की श्रेणी में ला सकते हैं। ठीक है, उसमें गांधी जी ने क्या कहा था, ये सारे स्टेटमेंट्स देखेंगे, तो इस सब में कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह रहेंगे, तो आप स्टेटमेंट्स वगैरह सब भी दे सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि ठीक है, हम समझ रहे हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत ही जरूरी है, तो क्या सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है? अगर सरकार प्रयास कर रही है, या हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे, संविधान निर्माताओं ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संवैधानिक रूप से क्या क्या प्रावधान किए,
वो सारे प्रावधान क्या, जैसे आर्टिकल 14 है जिसमें विधि के समक्ष समता, विधि के समान अधिकार की बात करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आर्टिकल 15 है जो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर समस्त भेदभाव के निषेध की बात करता है, ठीक है। इसी प्रकार आर्टिकल 16 जो है लोक नियोजन में अवसर की समता की बात करता है। इसी तरह से बहुत सारे जो है नीति निर्देशक तत्वों में देखिएगा कि वहां पर जो है समान कार्य के लिए समान वेतन की बात है, समान निःशुल्क विधिक सहायता की बात है। तो ये सारी चीजें उसमें जो है वो कहा गया। मूल कर्तव्य की अगर बात करें तो उसमें ये साफ साफ लिखा है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि ऐसी प्रथाओं का और ऐसे आचरण का परित्याग करें जो स्त्री सम्मान के विरुद्ध है। ये सब जानकारी अगर है तो फिर आपके कभी कलम रुकेंगे नहीं और आपके पास इतने पर्याप्त मैटर होंगे। आपको उससे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको क्या क्या लिखना, ताकि 200-250 वर्ड्स में आप एक बहुत ही बेहतरीन निबंध आप लिख पाने की स्थिति में रहो, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा और मेरे लेक्चर्स को पूरा सुनिएगा। आपको ये लग रहा होगा कि भाई 200 वर्ड्स में लिखना है तो इतनी बातें क्यों हो रही है। बातें यहां पर इसलिए हो रही है कि हमारे जो लेक्चर्स होंगे वो केवल एक टॉपिक पर निर्भर तो होगा, लेकिन ना जाने महिलाओं से रिलेटेड जो भी सवाल पूछे जाएंगे, जो भी निबंध पूछे जाएंगे, उन सब में हमारे इस लेक्चर्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होगा। इसलिए देखिए 200-250 शब्द में वो मैं आपको 250-300 शब्द में लिख कर दूंगा, वो पीडीएफ में आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो पेड क्लास में जो हमारा ज्वाइन किए होंगे, ठीक है ना, उनको जो है वो क्या है कि पीडीएफ मिल जाएगा। लेक्चर्स जो है वो क्या है कि मैं आपको सुना ही रहा हूं, तो पीडीएफ में तो आपको पता है कि हाँ इतने वर्ड्स में हमको लिखना है, ठीक है, और वो तो आपको प्रॉपर वे। लेकिन आप जब तक किसी भी विषय की गहराई में नहीं जाओगे, जब तक आप विस्तार से आप उसे नहीं पढ़ेंगे, तो उसको संक्षेप में लिखना होगा तो आप संक्षेप में लिख पाओगे। जो बात आप संक्षेप में पढ़ेंगे वहां पे विस्तार की आवश्यकता होगी तो विस्तार नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो विस्तार से पढ़ता है ना वही संक्षेप में लिख सकता है, और जो संक्षेप में पढ़ेगा किसी और तरह से सवाल अगर पूछ दिया तो फिर वहीं पर आप फेल हो जाएंगे, आप असफल हो जाएंगे। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखिएगा कि तैयारी ऐसी करिए कि टॉपिक एक ही पढ़ रहे हो लेकिन उससे 10, 20, 25, 50 टॉपिक का आंसर लिखा जा सकता है। और ऐसी ही मेरी कोशिश होती है कि मैं जब भी कुछ पढ़ाऊं, आपको जब भी कुछ समझाऊं तो आपको डिटेल में समझाऊं, ताकि आपकी जो थिंकिंग है वो थिंकिंग इतना डायमेंशनल, इतना मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी मतलब जो है कह सकते हैं कि आपके विचार हो, ताकि हर तरह से आप हर तरह के निबंध लिख सके बिना रटे, ठीक है, बिना रटे आप लिख सके। चलिए यहां पे हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो बात है यहां पर जो है वही मैंने लिखा है। अब आप बोलोगे कैसे लिखेंगे, तो देखिए एकदम सीधा सा टू दी पॉइंट जो है, मैंने इसलिए ये सारी चीजें ली कि इतनी जो बातें हमने बोली आपको भ्रम ना हो कि हमें लिखना क्या है, इतनी बातें वो कैसे लिखेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखकर पहले से लिखा है, उसको मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया। यहाँ पे समझिए कि महिलाओं को सशक्त बनाने की क्रिया महिला सशक्तिकरण कहलाती है। एक देश की प्रगति का मूल्यांकन इस बात से की जाती है, इस बात से भी की जाती है कि उस देश में महिला कितनी सशक्त है, और इस मापदंड पर हमारा देश खरा नहीं उतरता है। महिलाएं कितनी सशक्त है, अगर महिलाएं सशक्त है तो देश तरक्की कर रहा है, समाज जो है विकसित है, और अगर वहां पे तरक्की नहीं है, उस पर बहुत सारी अपात्रताएं लादी जाती है, उस पर बहुत तरह के जुल्म होते हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में फिर हम ये कहेंगे कि हमारा समाज जो है बहुत विकसित नहीं है, और वास्तव में हमारा इस मापदंड पर हमारा देश खरा नहीं उतरता, यानी यहाँ पर महिलाओं की स्थिति जो है वो खराब है। और कैसे, अब आप कहोगे कैसे खराब है, तो आप बताएंगे भ्रूण हत्या, सम्मान के लिए की जाने वाली हत्या, दहेज हत्या जैसी घटनाएं भारतीय समाज में प्रतिदिन दृष्टिगोचर होती है। अभी हाथरस जैसा विवाद हुआ, अभी जो है एक मुंबई में एक विवाद जो है पायल घोष का विवाद है, अनुराग जो है कश्यप पर जो है वहां पर वो उस पर जो है एक आरोप लगाया, ठीक है ना, और बहुत पहले की बात है, 4-5-6 साल पहले की जो है बात है, और आरोप आप लगा रही है। तो यहाँ पर एक बात समझिएगा, आप ये सोच सकते हैं कि भाई इतने साल पहले हुआ आरोप आज क्यों लगा रही है। तो अभी हमने पढ़ा कि वास्तव में जो है महिलाओं को इस बात का राइट है कि वो जो है एक लीगल राइट है उसे, कि कभी अगर आपको 5-6 साल 7 साल पहले अगर आपके साथ किसी तरह का कोई मोलेस्टेशन हुआ है तो आप उसकी शिकायत 5 साल के बाद भी कर सकते हैं,
कभी भी आप कर सकते हो, ये उसका लीगल राइट है, इस चीज को आप समझिएगा, ठीक है ना। और इसको लास्ट में मैं डिस्कस भी करूंगा, क्योंकि मैं जो भी बात करूंगा बड़े विस्तार से करूंगा, ठीक है। सम्मान के लिए की जाने वाले हत्या ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में नारी को सम्मान देते हुए कहा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और ये ध्यान रखिएगा, ये बात मैंने यहां पर इसलिए इस बात का जिक्र नहीं किया कि कहां लिखा गया, क्योंकि आपका फिर क्या होगा, निबंध बड़ा होने लगेगा, ठीक है ना। लेकिन वास्तव में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और आप सब जानते भी होंगे क्योंकि मैंने हिस्ट्री में भी इसे पढ़ाया है। मनुस्मृति की बात करें, जो भारत का ओल्डेस्ट स्मृति ग्रंथ है, ठीक है, ओल्डेस्ट स्मृति ग्रंथ है, जिसमें विधि विधानों की बात की गई है, सामाजिक नियमों की बात की गई है, महिलाओं को जो है शिक्षा का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है या नहीं है, विधवाओं को पुनर्विवाह होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, स्त्री शिक्षा, तमाम तरह की बातें, सामाजिक विधि विधानों की बात है इन स्मृति ग्रंथों में की गई है। और उसमें पहला जो ग्रंथ है वो मनुस्मृति है। और मनुस्मृति में क्या है, साफ साफ लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। यह बात क्या है, मनुस्मृति में कहा गया। और आप ये समझिए धार्मिक ग्रंथों में ये बातें कही गई है, ठीक है, धार्मिक पुस्तकों में ये बातें कही गई है। और यहां से एक कंक्लूजन हमेशा ध्यान रखिएगा कि चाहे हम ट्रिपल तलाक की बात करें, ठीक है, चाहे भारत में जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं हिंदू धर्म समाज में, ठीक है ना, सब सामाजिक जो बुराई है ना, वो बुराई आप ये समझ सकते हैं कि कोई धर्म किसी की बुराई की बात नहीं करता है। आप कुरान की भी बात करेंगे ना, कुरान के भी जो ट्रिपल तलाक के जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट भी बहुत साइंटिफिक है। लेकिन जो कहते हैं ना तलाक 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 बोला और तलाक हो गया, वास्तव में क्या है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट लोगों ने खुद से गढ़ा है। कोई धर्म जो है किसी पर कोई अपात्रताएं या किसी महिला के उत्पीड़न की बात नहीं करता है, जो ये एकदम ये साफ है, ये कुरान ये नहीं कर। बस आप इतना समझ जाइए कि उसका मिस जो इंटरप्रिटेशन होता है, उसकी वजह से ये सारी बुराइयां समाज में जो है जड़ कर जाती है। आप इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल समझिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जब समाज सुधार की बात करते थे तो वो कहते थे वेदों की ओर लौट चलो। क्यों वेदों की ओर लौट चलने की बात करते थे? क्योंकि मूल रूप से जो वेद लिखे गए, उन वेदों में कहीं पर भी महिलाओं के अत्याचार से संबंधित किसी तरह की बात नहीं है। जैसे ऋग्वैदिक काल आपको पता है, महिलाओं के बाल विवाह नहीं होते थे, पर्दा प्रथा का चलन नहीं था, सती प्रथा का चलन नहीं था, ठीक है ना, इस तरह की तमाम तरह की बातें। तो स्वामी दयानंद सरस्वती कहते थे कि जो आप बात कह रहे हो, जैसे क्या वो कहते थे नहीं बाल विवाह नहीं होनी चाहिए, सपोज दैट अगर ऐसा है हुआ कि विधवाओं के पुनर्विवाह होने चाहिए, तो जो कट्टरपंथी लोग थे वो कहते थे नहीं ये गलत है, हमेशा से ये चला आ रहा है, शुरू से ही चला आ रहा है, एक परंपरा है हमारे देश में कि विधवाओं के पुनर्विवाह नहीं होने चाहिए, उनको जो है बहुत कठिन जीवन जीना चाहिए, ठीक है। ये तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने पूछा कि भाई कैसे कह रहे हो, किस ग्राउंड? बोला कि हमेशा से रहा। तो उन्होंने पूछा कहां से चला रहा है? कहा कि वैदिक काल से। बोले कि आपका कौन सी मूल पुस्तक? उन्होंने कहा वेद है। तो तब स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा वेदों की ओर लौट चलो। अब वेदों की ओर लौट कर देखिए, वहां पर आप बताइए कि कहां पर जो है वहां पे सती प्रथा थी, कहां पर वहां पे जो है विधवाओं के पुनर्विवाह नहीं होते थे, कहां पर बाल विवाह होते थे, कहां महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, सारे अधिकार थे। और जो प्रतिबंध लगा है वो बाद में लगा है, मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से हुआ है। तो ये हमने एक एग्जाम्पल दिया। इसी तरह से कुरान, इसी तरह से कोई भी अगर आप बात करते हैं किसी भी ग्रंथ की, किसी भी धार्मिक पुस्तक की, वो कहीं मनुस्मृति भी ये लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि एक आदर्श सिचुएशन की बात कर रहा है कि जहां नारियों की पूजा होगी वहां पे देवताओं का वास होता है, ठीक है। यानी कि उन्होंने एक गौरवमयी एक स्थान समाज में महिलाओं को देने की कोशिश की। अब इसका हकीकत में पालन नहीं हुआ तो ये मनुस्मृति की गलती नहीं है या किसी धार्मिक पुस्तक की गलती नहीं है, ये हम और आप जो उनके फॉलोअर होते हैं, जो धार्मिक पुस्तकों में लिखी बातों के सही अर्थों में क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिनके पास होती है, वो उसका कैसे इंटरप्रिटेशन करता है, इसी से सारे मामले जो है वो क्या है कि तय होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या, अब हम लोग यहां पे दिखाएंगे कि ये सब सही है, ये सब बातें, लेकिन वस्तु स्थिति इससे विपरीत है, ठीक है। यानी जहां
जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। ये बात यहां पर पहले से कही जा रही है। वर्तमान समय में वस्तु स्थिति इससे विपरीत है। अब इसका एग्जाम्पल देना पड़ेगा। कुछ आंकड़े जो है आपको याद रखने हैं, ठीक है। और यहां पे जो आंकड़े दे रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि देखिए 1901 में अगर जनगणना जब जनगणना हुई थी उसमें प्रति 1000 पुरुषों पर, ठीक है, महिलाओं की संख्या कितनी थी? 972। वहीं 2011 में यह घटकर 940 हो गई, ठीक है। 972, 940। और एक बात ध्यान रखिएगा कि 2001 में, ठीक है, 1901 के बाद 2001 में 2011 में, सॉरी 2001 में जब सेंसस हुआ था, जहां तक मुझे याद है कि वहां पर प्रति 1000 पुरुष पर 927 महिलाएं थी। तो 13 महिलाएं बढ़ी है, ठीक है। 940 10 सालों में फर्क आया। लेकिन अगर आप 1901 से कंपैरिजन करिए 2011 में, तो आप ये पाएंगे कि 972 महिलाएं हुआ करती थी 1000 पुरुषों पर। लेकिन क्या हुआ कि 2011 तक आते आते महिलाओं की संख्या 1000 पुरुषों पर घटकर 940 हो गई, ठीक है। और हैरानी की बात यह है कि कन्या भ्रूण हत्या उन राज्यों और शहरों के उन हिस्सों में सबसे अधिक होती है जहां आर्थिक रूप से अधिक संपन्न व तथाकथित पढ़े लिखे लोग यानी एलिट वर्ग के लोग रहते हैं, ठीक है ना। आपको पता होगा हरियाणा वगैरह का जो है परफॉर्मेंस सेक्स रेशियो के हिसाब से बहुत ही खराब है, ठीक है, बहुत ही खराब है। लेकिन बहुत समृद्ध प्रांत है, लेकिन बावजूद इसके वहां पर स्थिति खराब है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा इस पर जो है गौर करने की बात है, ठीक है। तो यहां पर एक आंकड़ा हो गया। दूसरा जो है देखिए, देश में लगातार घट रही महिलाओं की संख्या और बढ़ रहे भ्रूण हत्या, महिलाओं पर अत्याचार और बलात्कार के मामले काफी चिंताजनक है। देश में जहां एक और स्त्री मां रूप में उनकी पूजा होती है, वहीं आज भी कुछ लोग बेटी पैदा होने पर अफसोस जताते हैं। ये जो है वास्तव में ये हकीकत है। बहुत सारे अभी जो है, हालांकि स्थिति बदली है, लेकिन फिर भी जो है वो क्या है कि अब आपको ये समझना, चलिए अब ये तो यहां तक हो गया, चिंताजनक है, सब कुछ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि महिलाओं को सशक्तिकरण क्यों होना चाहिए महिलाओं का, ठीक है। हमने हालांकि हिंट दिया भाई, जब समाज के विकास की बात करते हो, ठीक है, तो समाज को एक गाड़ी आप मान लीजिए, ठीक है, तो उसके दो पहिए, तो पहिया जो है वो क्या है, दोनों बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है, दोनों का संतुलित रूप होना चाहिए, दोनों को समान रूप से अच्छा होना चाहिए, तभी तो गाड़ी की जो रफ्तार होगी, गति होगी, वो बेहतर होगी। तो यहां पर क्या है कि अगर हम समाज रूपी गाड़ी को मान लें कि गाड़ी, समाज एक गाड़ी की तरह है, तो उसके जो दो पहिए महिला और पुरुष दोनों हैं। जब तक दोनों इक्वल स्टेटस का नहीं होगा, तब तक आप उस समाज रूपी गाड़ी को आप बेहतर दिशा में और बेहतर गति से आप नहीं खींच कर ले जा सकते। तो महिलाओं का सशक्तिकरण इसलिए जरूरी है। क्यों सशक्तिकरण जरूरी है? तो आप यहां पे देखिए, यहां पे लिखा है कि नारी केवल एक इंसान ही नहीं अपितु समाज को आगे ले जाने वाली निर्माणकर्ता भी है। इस सबको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि कैसे हम लिख रहे हैं, नारी केवल एक इंसान ही नहीं अपितु समाज को आगे ले जाने वाली निर्माणकर्ता भी है। इसलिए महिलाएं समाज की वास्तविक शिल्पकार होती है। शिल्पकार जो होता है ना, जो क्राफ्ट्समैन होते हैं, वास्तव में वो किसी चीज को क्या करते हैं, गढ़ते हैं, ठीक है। कुम्हार जो है मिट्टी को एक आकार देता है, ठीक है। जो भी व्यक्ति, अगर आप बढ़ई की बात करें, कारपेंटर की बात करें, तो वो क्या करता है, लकड़ी जो जिसका आप कह सकते कोई फिक्स आकार नहीं है, लेकिन उसको एक आकार देता है, एक निश्चित रूप देता है। फिर वो क्या है कि वो तख्त बनता है, वो टेबल बनता है, वो चेयर बनता है, कुर्सी बनता है, इस तरह की बातें जो है वो क्या है, तो उसको एक निश्चित रूप देता है। तो महिलाएं भी जो होती है ना, वो समाज को जो है, वो समाज का निर्माण करती है। समाज की जो है वो क्या है कि प्रथाओं का या सारी जो मतलब जो है उसकी विशेषताएं, उन विशेषताओं के वो शिल्पकार होते हैं, ठीक है, होते हैं। इसके आगे देखिए कि गांधी जी ने कहा था, एक आदमी को पढ़ाओगे तो एक ही व्यक्ति शिक्षित होगा, किंतु एक स्त्री को पढ़ाओगे तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। ये सारे जो स्टेटमेंट्स है ना, ये सब याद रखिएगा, और ये सब कई जगह पर काम देगा, ये ध्यान रखिएगा, ये कई जगह पर काम देगा। जैसे जेंडर इनइक्वालिटी की बात करेंगे, महिला सशक्तिकरण है, इसी तरह से जेंडर इनइक्वालिटी हो गया, उसी तरह से जो भ्रूण हत्या है, इस तमाम तरह की चीजें इसमें आएंगी। तो वहां पे कई जगह पे इसका इस्तेमाल होगा, इसलिए हमने जो है ये स्टेटमेंट वगैरह
तरह सब दिया है और इसको बड़ी मेहनत से बनाए। इसको ज़रूर आप अपनी जो है वो क्या है कि स्क्रीनशॉट लेकर इसको ध्यान दिए रहिएगा, ठीक है ना। तो वो बहुत जगह पे काम करेगा। तो देखिए क्यों हमारा जो सवाल है वो सवाल ये है कि महिलाओं को क्यों शिक्षित करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने बताया कि नारी केवल इंसान ही नहीं है अपितु समाज को आगे ले जाने वाली निर्माणकर्ता भी है। इसलिए महिलाएं समाज की वास्तविक शिल्पकार होती है और जब शिल्पकार वास्तविक वही होती है समाज की, तो उनका सशक्त होना कितना जरूरी है, कितना लाजमी है, यह आप अनुमान लगा सकते हैं। और क्यों पढ़ना चाहिए, महात्मा गांधी ने इसका एक और कारण बताया, ठीक है। उन्होंने ये कहा एक आदमी को पढ़ाओगे तो एक ही व्यक्ति शिक्षित होगा, एक स्त्री को पढ़ाओगे तो पूरा परिवार शिक्षित होगा, ठीक है। ये महात्मा गांधी ने कहा। और आगे देखिए बाबा साहब अंबेडकर, उन्होंने कहा मैं किसी समुदाय की प्रगति उस समुदाय महिलाओं द्वारा की गई, उस समुदाय में महिलाओं द्वारा की गई प्रगति से मापता हूं, ठीक है ना। कि यहां पर जो है मैं किसी समुदाय की प्रगति उस समुदाय की महिलाओं द्वारा, ठीक है, यहां की छूटा हुआ था, उस समुदाय की महिलाओं के द्वारा की गई प्रगति से मापता हूं। ये बात हमने बताया और इसमें ये बात बहुत सालों से हम जान रहे थे, लेकिन ये बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, ये मैं नहीं जानता था, ठीक है। तो जब मैं पढ़ाई की अभी देख रहा था तो देखा तो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका हम डे टू डे लाइफ में मतलब यूज़ करते थे, वर्ड्स का, सेंटेंस का, कॉन्सेप्ट का हम, लेकिन ये पता नहीं था कि इसका प्रयोग जो है महात्मा गांधी बाबा साहब अंबेडकर ने किया था। इसी तरह से इसके पहले भी आप सब भी जानते होंगे कि एक महिला अगर एक पुरुष शिक्षित होता है तो सिर्फ वही शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक महिला शिक्षित होगी तो वो पूरा परिवार शिक्षित। इसलिए बच्चों की प्रथम पाठशाला परिवार में माँ होती है, ठीक है, माँ होती है। तो ये सारी चीजें जो है महात्मा गांधी ने कहा था, ये ध्यान रखना है। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा मैं किसी समुदाय की प्रगति उस समुदाय की महिलाओं द्वारा की गई प्रगति से मापता हूं। इसी तरह से स्वामी विवेकानंद ने कहा, जो अभी हमने इसका जिक्र भी किया, कि जितना कोई भीड़ एक सदी में कर सकती है, ठीक है, कुछ सच्ची, ईमानदार और ऊर्जावान महिलाएं उसे एक वर्ष में ही कर सकती है। ये स्वामी विवेकानंद का भरोसा था सच्ची, ईमानदार, ऊर्जावान महिलाओं में। और आप देखिएगा कि अगर मतलब मैंने नोटिस किया है और आप सब भी नोटिस करेंगे कि जिस भी ऑफिस में, जिस भी संस्था में आप समझ जाइए महिलाओं का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा। महिलाएं अपेक्षाकृत ज़्यादा ईमानदारी से काम करती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगा कि उनका जो मन मस्तिष्क है ना, वो उतना डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, उतना स्कैटर्ड नहीं होता जितना स्कैटर्ड जो है हम पुरुषों का होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो एफिशिएंसी हमसे ज़्यादा होती है। और देखिए इस चीज़ को आप महसूस करेंगे कि जब जैसे ही महिलाओं में जागृति बढ़ रही है, जितना जो है परिवार, जो लोग अपने बच्चों के प्रति, लड़कियों के प्रति ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं, तो आप देखिएगा कि आज महिला टॉपर्स की जो संख्या है वो संख्या बढ़ रही है, परसेंटेज बढ़ रहा है, ठीक है। अभी भी पुरुष टॉपर्स जो है वो ज्यादा है, लेकिन पहले जहां महिलाओं का टॉपर होना बहुत कम जो है सुनने को मिलता था, अब क्या है कि ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो जागरूक हो रही है। और जागरूक अगर महिलाएं हो गई तो वो उनका फोकस लेवल पुरुषों की तुलना में इतना हाई होता है कि वो निश्चित रूप से पुरुषों की तुलना में बेहतर करेगी, ठीक है। ये चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। और इसका रिजल्ट अगर आप देखिए तो अभी जो महिलाओं का जो टॉपर्स बनना या अच्छा परफॉर्म करना, क्लास 10 में, क्लास 12 में, उन सब का प्रदर्शन अच्छा करना लड़कियों के द्वारा, ये अपने आप में जो दिखाता है। और ये बहुत ही जो है वो क्या है कि इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो है स्वामी विवेकानंद ने ये बात बहुत पहले कह दी कि जितना कोई भीड़ एक सदी में कर सकती है, कुछ सच्ची, ईमानदार और ऊर्जावान महिलाएं एक वर्ष में कर सकती है, ठीक है। अब यहां पे देखिए कुछ और बातें समझिए कि कुछ डाटा जो है मैं बताऊंगा मैं कि भारत की आधी आबादी महिलाओं की है। और विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर भारत की महिला श्रम में योगदान दे तो भारत का विकास दर दहाई की संख्या में होगी। दुर्भाग्य की बात यह है कि भारतीय महिलाओं की भागीदारी अभी भी काफी कम है। नेशनल सैंपल सर्वे, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार 2011-12 में महिला सहभागिता दर 25.51% थी, ठीक है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में केवल 24.8% है और शहरी क्षेत्र में 14.7%। देखिए अब यहां पर एक बात और देखिएगा कि यहां पर अभी भी देखिएगा
कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो वहाँ का श्रम होता है उसमें ज़्यादा है शहरों की तुलना में। ठीक है, तो शहरी क्षेत्र में महिलाओं का पार्टिसिपेशन कम है, ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा पार्टिसिपेशन है। इस चीज को थोड़ा सा नोटिस करिएगा। ठीक है, तो नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार 2011-12 में महिला सहभागिता दर 25.51% थी, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में 24.8% और शहरी क्षेत्र में केवल 14.7% है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा और बातें समझिए कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद, देखिए यही है, ये मतलब जो है ये सिंबल है, लोगो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का। ठीक है, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, जो कि अल्प विकसित देशों को कर्ज देती है। ठीक है, जबकि जब विश्व बैंक की बात की जाती है तो वो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, उसको IBRD कहा जाता है विश्व बैंक को। तो विश्व बैंक क्या है कि तबाह हुए लोग जिसको सस्ते दर पे लोन वगैरह देना होता है वो, और उसके हेल्प करता है विश्व बैंक वगैरह सब। ठीक है ना, तो यहां पर जो है देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्या कहा था कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महिलाएं मात्र 17% का योगदान दे रही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत में यदि अधिक से अधिक महिलाएं श्रम में भागीदारी करें तो भारत की GDP 27% तक पहुंच सकती है। ठीक है, क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी इस बात को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि भारत की आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन उसका पार्टिसिपेशन मात्र 17% है। लेकिन अगर वो जो है उस आधी आबादी में अगर 40% भी अगर मेरे हिसाब से वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले ले तो भारत का GDP आसानी से 27% तक पहुंच सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को ये भी समझना है कि वास्तव में कि जो सरकार है वो सरकार क्या, उसे पता नहीं है, उससे भी मालूम है कि भाई महिलाओं का सशक्तिकरण कितना जरूरी है अपने देश के विकास के लिए, तो सरकार उसके लिए कोशिश भी कर रही है। तमाम तरह की जो भी भ्रूण हत्या, दहेज, लड़कियों पर जो कह सकते हैं कि तमाम तरह के जो अत्याचार होते हैं, उन अत्याचारों से महिलाओं की सुरक्षा हेतु जो है सरकार बहुत तरह के प्रयास भी करती है और NGO खुद अपने तरफ से ऐसे प्रयास जो है वो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सरकार महिला उत्थान के लिए नई नई योजनाएं बना रही है। कई NGO भी महिलाओं के अधिकारों के लिए अपनी आवाज बुलंद करने लगे हैं, जिससे औरतें बिना किसी सहारे के हर चुनौती के सामना करने के लिए तैयार हो सकती है। अब देखिए क्या क्या सरकार कर रही है। ठीक है, कुछ एक एग्जांपल अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। भारत सरकार ने 20 मार्च 2001 को महिला सशक्तिकरण की एक राष्ट्रीय नीति, 20 मार्च 2001 को महिला सशक्तिकरण की एक राष्ट्रीय नीति लागू की, जिसका उद्देश्य महिलाओं की प्रगति, विकास और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना और उसके साथ होने वाले हर तरह के भेदभाव को समाप्त कर यह सुनिश्चित करना है कि वह जीवन के हर क्षेत्र और गतिविधि में खुलकर भागीदारी करे। ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण की एक राष्ट्रीय नीति 2001 में बनाई गई। इस चीज को ध्यान रखिए, जिसका मकसद ही था महिलाओं की प्रगति, विकास और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 2001 के बाद 2006 में भारत सरकार का एक अलग मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यही इसका जो है वो क्या है कि सिंबल, लोगो है। ठीक है, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय बनाया गया, जो महिलाओं और बच्चों से संबंधित मामलों का शीर्ष मंत्रालय है, नोडल मिनिस्ट्री है। मंत्रालय के प्रमुख कार्य क्या है? महिलाओं व बच्चों के अस्तित्व, सुरक्षा, विकास और महिलाओं और बच्चों की पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चीज एक सवाल जैसे आता है ना कि भाई कि महिला सशक्तिकरण क्यों होना चाहिए, ऐसे भी आ सकता है कि निबंध दे दिया। या निबंध देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो एप्लीकेशन है ना या लेटर राइटिंग है, निबंध में जो कंटेंट है वो कंटेंट वहां पर भी यूज हो सकता है। ठीक है, कि आप अपनी जो है बहन को एक जो है लेटर लिखिए जिसमें इस बात का जिक्र होना चाहिए कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, ताकि जो महिलाओं के सशक्तिकरण की जो भारत सरकार की जो नीतियां हैं, उन नीतियों का लाभ उठाया जा सके। ठीक है, उसे समझाते हुए पत्र लिखिए कि महिलाओं का सशक्तिकरण आज कितना जरूरी है। तो अब आप बताओ, जब आप ये लिखोगे तो लिख क्या रहे हो? लेटर। लेकिन ये जो अगर इसकी समझ अगर है आपके पास, तो क्या आप एक अच्छा कंटेंट उधार तैयार नहीं कर सकते? कर सकते हो।
आप वहाँ पे लिख सकते हैं, उस एप्लीकेशन में भी लिख सकते हैं महात्मा गांधी ने कहा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। आज वास्तव में ऐसी स्थिति है और मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप कभी कभी यानी अपनी बहन को लिख रहे हैं कि तुम कभी जो है इस भ्रूण हत्या या सॉरी ये जो दहेज हत्या या इस तरह की जो है किसी तरह की अपात्र या किसी कारणवश तुम्हें भविष्य में नुकसान उठाना पड़े। इसलिए महिलाओं का सशक्तिकरण का एक दौर चल रहा है, सरकार बार बार इसको एम्फेसाइज कर रही है। तो हम सब जो मैं आपको एक भाई होने के नाते आपको कन्विंस कर रहा हूँ, आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आप खुद को सशक्त करिए। जब तक खुद को सशक्त करने की कोशिश नहीं करोगे तो समाज कितनी कोशिश करेगा। तो इसलिए समाज के साथ साथ सरकार के साथ साथ खुद की भी जी विषय इच्छा शक्ति का प्रबल होना बहुत ही जरूरी है खुद को सशक्त बनाने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय बनाया गया, जो महिलाओं और बच्चों से संबंधित मामलों का शीर्ष मंत्रालय है। मंत्रालय के प्रमुख कार्यों में महिलाओं बच्चों के अस्तित्व, सुरक्षा, विकास, महिलाओं और बच्चों की पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करना है, ठीक है। और इसी मंत्रालय के अधीन ध्यान रखिएगा कि जो कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित, देखिए ध्यान रखना है कि इतना अगर आप लिखोगे तो वक्त नहीं है आपके पास, बस आप सीधा क्या लिखेंगे कि आप ये लिखेंगे कि भारत सरकार ने समय समय पर कोशिश की, 2001 में महिला सशक्तिकरण की एक राष्ट्रीय नीति लागू की, 2006 में महिला और बाल विकास मंत्रालय के नाम से एक अलग मंत्रालय ही बना दिया, और इसी मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों पर या कार्यालय में कहीं पर भी कार्यस्थलों पर महिलाओं के होने वाले जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है यानी यौन उत्पीड़न है उसके रोकथाम के लिए 2013 में अधिनियम पारित किया गया, ठीक है। तो ये जो है वो क्या बस इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ डिटेल में सही है लेकिन आप इसको शॉर्ट में कैसे लिखोगे, समझ में आ रही है बात ना। तो आप ये लिखेंगे सरकार समय समय पर कोशिश करती है, 2001 में महिला सशक्तिकरण को एक राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया, 2006 में महिलाओं और बाल विकास मंत्रालय के नाम से एक अलग मंत्रालय ही स्थापित कर दिया, 2013 में यौन उत्पीड़न जो सार्वजनिक स्थलों पे या कार्यस्थलों पे होता है उससे संबंधित एक अधिनियम, कड़ा कानून जो है पारित किया गया। तो ये तमाम तरह की जो है सरकार की जो कोशिशें वो जारी है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि अब आप समझिएगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वास्तव में क्या है कि जनता जो है या महिलाएं जो है, महिलाओं को हमारे देश के कानून ने कितना सशक्त, कितना जो है उसको पावर दिया है। वास्तव में महिलाओं को इस बात का इल्म ही नहीं है, इस बात की जानकारी ही नहीं है कि सरकार ने सशक्तिकरण के लिए कौन कौन से काम किए, कौन कौन से कानून बनाए। तो वास्तव में क्या होता है कि जब तक सरकार की योजनाओं की साक्षरता आपके अंदर नहीं है तो आप उसका लाभ भी नहीं उठा पाओगे, ठीक है। अब सरकार बहुत कोशिश करती है, बहुत सारे इश्तिहार देते हैं, लेकिन इश्तिहार में मैं एक बार नोटिस कर रहा था कि शहर में अगर आप विभिन्न सड़कों पे जाएंगे तो चौराहे पर, नुक्कड़ में बहुत सारे होर्डिंग्स सरकार की नीतियों की जो है टंगी रहती है, लेकिन हमें नहीं लगता कि आप चौराहे पे लगा देते हो, कौन रुक कर पड़ता है। हम तो देखते हैं कि चौराहे पे बस एकदम आपाधापी मची रहती है, सब इधर से निकलने का, उधर से निकलने का। तो योजनाओं, तो अगर अब मैं बात करूं, मुझे ये लगता है कि उन योजनाओं का उसमें लाभ जो है वो क्या है कि जो इश्तिहार लगाए जाते हैं उसका कुछ और कारगर तरीका ढूंढना होगा तब कि ताकि लोगों को सरकार की योजनाओं की जो साक्षरता होनी चाहिए वो साक्षरता हो। जब तक उसको सरकार बहुत सारी योजनाएं बनाती है तो क्या होता है कि वो असफल जो होती है उसकी असफलता के बहुत सारे कारण है कि घोटाला हो जाता है, जो अमाउंट भेजा जाता है वो अमाउंट नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। ये सब अपनी जगह पे है, लेकिन उस पर भी अब कंट्रोल, जब तक जन धन योजना या बहुत सारे खाते खुले हैं, ठीक है, तब से इस तरह की संभावना अपेक्षाकृत कम हो गई है। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारी योजनाओं की जानकारी ही नहीं रहती है, और जानकारी नहीं रहने की वजह से क्या होता है कि वो योजना जो है वो क्या है कि सफल नहीं हो पाती। इसलिए योजनाओं के सफल होने के लिए जो तमाम तरह की योजनाएं डिफरेंट कम्युनिटी से रिलेटेड है उस तक उसको कारगर तरीके से पहुंचाना, उसके प्रति एक उसके लिए एक साक्षरता मतलब अभियान चलाना, उसको जान सके, ये चीज़ जो है बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं कुछ यहाँ पे बता रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ कि लीगल राइट्स ऑफ वीमेंस इन इंडिया, तो समान वेतन का अधिकार, राइट टू इक्वल पे है।
काफी समय बाद भी शिकायत दर्ज करने का अधिकार, राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस हो गया। घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं का अधिकार, विमेन्स राइट्स अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस है। अपनी पहचान गुमनाम रखने का अधिकार, अगर आप जैसे निर्भया जो कांड हुआ उसमें बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारी जो है मतलब दुनिया भारत की अधिकांश आबादी को मालूम ही नहीं है कि उसका रियल नेम क्या है। क्यों रियल नेम मतलब जो है क्यों नहीं होना चाहिए या क्या, तो उनको राइट है, उनके परिवार वालों को राइट है कि वो जग जाहिर ना करें, अपनी पहचान गुमनाम रखने का अधिकार, राइट टू कीप आइडेंटिटी है ना, राइट टू कीप आइडेंटिटी एनोनिमस, ठीक है। निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, राइट टू फ्री लीगल एड है। ये तो आर्टिकल 39 का भी ये कहता है कि निःशुल्क और विधिक सहायता का अधिकार हर एक भारतीय को है। रात में गिरफ्तार ना होने का अधिकार, राइट नॉट टू बी अरेस्टेड एट नाइट, ठीक है। और इसके बाद देखिए महिलाओं को आभासी शिकायत दर्ज करने का अधिकार है, यानी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे भी जो है वो शिकायत दर्ज कर सकती है। जीरो एफआईआर दर्ज करने का अधिकार, जीरो एफआईआर दर्ज करने का मतलब ये हो गया कि वास्तव में देखिए क्या है कि मैंने कल एक राज्यसभा का जो डिस्कशन, पुराना डिस्कशन था, उसमें एक सरोकार जैसा एक कार्यक्रम आता है, तो उसमें जो है इसी पर एक डिस्कशन हो रहा था। जब हैदराबाद में जो एक घटना घटी थी उस पर जो है उस पर एक डिस्कशन हो रहा था, तो उसमें वास्तव में जो है उसमें एक एक्सपर्ट आई थी, तो उन्होंने इस बात को जो है उठाया कि वास्तव में क्या होता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। प्रॉब्लम ये होती है कि किसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, अगर वो घटना घटित नहीं हुई, ठीक है, लेकिन वो लड़की जो है जो पीड़िता है वो जो है अगर उस थाने में चली जाती है और जो कि जिसका क्षेत्र उस थाना क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो वो साफ तौर पे थाना मना कर देता है कि भाई ये मेरे जो है ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, ये मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है, इसलिए जो है वो क्या है कि मैं इस केस को दर्ज नहीं करूंगा, ठीक है। तो वहां पर जो है वो क्या है कि वो बता रही थी, जो एक्सपर्ट आई हुई थी, उन्होंने ये कहा कि वास्तव में क्या है कि इसमें जो है वो क्या है कि उसमें जब इस तरह के मामले हो, इतना सेंसिटिव संवेदनशील मामला हो, तो जिस भी थाना में जाए उसके लिए ये ना बोला जाए कि भाई ये हमारे क्षेत्र में नहीं आता, बस ये मामला है तो उसको किसी भी थाने को जो है किसी भी थाने में पहुंचे तो उसको तुरंत जो है उसको संज्ञान में लेना चाहिए, ठीक है। और वास्तव में जो है इसी को जीरो एफआईआर कहते हैं। तो जीरो एफआईआर का राइट जो है महिलाओं को है, ठीक है। जीरो एफआईआर दर्ज करने का अधिकार, राइट टू जीरो आवर। इंटरनेट पर सुरक्षा का अधिकार, इंटरनेट पर भी आप महिलाओं के साथ किसी तरह का अभद्रता का परिचय नहीं दे सकते, इसको राइट टू सेफ्टी ऑन इंटरनेट कहा गया। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार ये है ही है, राइट अगेंस्ट फीमेल फेटिसाइड जो है। इसके बाद संपत्ति पर अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो क्या है कि इस बात को का जिक्र किया, इस बात का निर्णय दिया कि एक बार बेटी तो हमेशा बेटी है, इसलिए उसके पिता की संपत्ति पर अपने भाई के समान ही अधिकार है। इससे संपत्ति पर अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी हो गया। और ये तो हो गया वो, लेकिन साथ में क्या है कि जिस पति के घर में वहां पर भी जो है राइट टू प्रॉपर्टी ये का। तलाक के बाद अधिकार, राइट्स आफ्टर डाइवोर्स हो गया, यानी कि आप तलाक जो है जैसे कह सकते हैं कि आप देखेंगे कि सैफ अली खान है अमृता सिंह को, या फिर जो है ऋत्विक रोशन ने सुजैन खान को जब तलाक दिया, ऐसे बहुत सारी घटनाएं, उसमें जो है उन्हें भरण पोषण के लिए और बहुत सारे अमाउंट जो है करिश्मा कपूर का जो उनके हस्बैंड से जो है वो कौन से, तो उनसे जो है तो डाइवोर्स के दौरान जो है एक कानून है कि आपको जो है जो हस्बैंड है उसको संपत्ति की उसको जो है वो कुछ ना कुछ भरपाई करना होगा, ठीक है। और सुजैन खान का और जो ऋत्विक रोशन है उनका जो है डाइवोर्स ऐसा कहा जाता है कि बड़ा महंगा डाइवोर्स है, उसमें पता नहीं 300 करोड़ रुपए। अब ये सोशल मीडिया का ज़माना है, पता नहीं कितना सही कितना गलत है, लेकिन कुल मिलाकर इससे क्या पता चलता है, पता ये चलता है कि तलाक अगर हो रहा है, ठीक है ना, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपके लिए भविष्य अधर में ना हो, इसके लिए
क्या है कि एक अमाउंट की बात है, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी या इस तरह की बातें जो है, तलाक के बाद अधिकार, राइट्स आफ्टर डाइवोर्स हो गया, लिव इन में रहने का अधिकार, ये मालूम ही है। बट ये भी लिव इन रिलेशनशिप हो गया। ये सब भी एक टॉपिक है, समाज का नया चेहरा है एक तरह से, जिसको अब एक्सेप्टेंस जो है मिल गया है, ठीक है ना। लिव इन में जो है यही आप सुशांत सिंह राजपूत जो है, SSR प्लस रिया चक्रवर्ती, वास्तव में क्या है ये सब जो है ये जो है वो क्या है कि लिव इन रिलेशनशिप में थे। तो लिव इन रिलेशनशिप में है तो आप कोई भी, ये पहले इसका कोई मान्यता नहीं थी, ठीक है ना, पहले मान्यता नहीं थी और उसको गलत नजर से देखा जाता था। अब जो है क्या है कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला है, उस मामले में किसी ने ये नहीं सवाल किया कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने की जरूरत क्या थी, किसी ने ये नहीं कहा। और क्यों, ये कह भी नहीं सकते हो आप, क्योंकि इसको अब एक लीगल राइट मिल गया है, ठीक है ना, इसको लीगल राइट मिल गया। अब इसको धीरे धीरे क्या है कि हालांकि जब लोअर सोसाइटी में आता है थोड़ा सा, जहाँ पर अभी भी जो है उतना प्रोग्रेसिव माइंडेड नहीं है, तो अभी भी उसको, लेकिन फिर भी अब भी धीरे धीरे इस चीज़ को भी मान्यता मिल रही है, ठीक है, इसको अपनाया जाने लगा है। तो यहाँ पर किसी ने ये सवाल नहीं किया, बस सवाल केवल इतना किया कि किसके साथ ड्रग्स का क्या चीज़ था, कनेक्शन, पैसा लेना चाहिए, जो भी रीजन हो, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने की ज़रूरत क्या थी। तो क्यों नहीं, क्योंकि राइट है ये महिलाओं को जो है राइट है। तो लिव इन रिलेशन, मैटरनिटी लीव हो गया, मैटरनिटी लीव ये हो गया कि जो महिलाएं जो प्रेग्नेंट है और लेकिन वो वर्किंग वुमेन है, प्रेग्नेंट है, तो जाहिर सी बात है कि भाई लास्ट मोमेंट पे या 3-4 महीने का जब समय, या 5-6 महीने का या 4-5 महीने का गर्भ जो है वो क्या है कि वो गर्भावस्था जब क्रॉस कर जाता है, जब 2-3 महीने का समय बचता है, तो उस समय मैटरनिटी लीव ले सकती, मतलब उसको मिलेगा। और साथ में बच्चे जन्म लेने के कुछ महीने बाद तक जो है उसे राइट मिलेगा। और ये ध्यान रखिएगा, लीव मिलेगा और ये लीव विदाउट पे नहीं होगा, लीव जो है विद पे होगा, इसमें पेमेंट होगा, इसमें कोई छुट्टी काटी नहीं जाएगी, ठीक है। दहेज निरोधक अधिनियम, डॉरी प्रिवेंशन लॉ, इस तरह के अधिनियम जो है पारित किया गया, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हैं, आप कंक्लूजन समझिएगा। इसके बावजूद भी इतनी सारे, आप इसको कंक्लूज कैसे कर सकते हैं कि ये सारे अधिकार है, सरकार भी कोशिश कर रही है, साथ में ऐसे राइट भी है। तो यहां पर क्या है कि बावजूद इसके स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं दिखता, दिख रहा है लेकिन अभी भी होना चाहिए जितना तेजी से। इसलिए इसमें क्या है कि ना केवल सरकार को और अधिक तत्पर होने की आवश्यकता है, अपितु भारत की जनता को भी इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी करनी होगी। पुरुषों को भी इस बात को स्वीकार करना ही होगा कि महिलाओं के सशक्तिकरण से वो कमजोर नहीं बल्कि और भी सशक्त होंगे, जिससे परिवार, समाज, देश और संपूर्ण मानवता को लाभ होगा। और इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि महिलाओं को भी खुद ये समझना होगा कि वास्तव में उनके क्या क्या अधिकार है, किस किस तरह की व्यवस्था है, और उस अधिकार के संबंध में उनको जागरूकता होनी चाहिए। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि जो कुछ हमारा है वो हम तक तभी पहुंचता है जब हम उसे ग्रहण करने की क्षमता विकसित करते हैं। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर की यह बात जो लास्ट में हमने कही, ठीक है ना, कि इसको ये ध्यान रखना है कि ये बात हमने, हालांकि महिलाओं से रिलेटेड नहीं है, लेकिन क्या है कि ये सब में फिट बैठेगा कि जो कुछ हमारा है वो हम तक तभी पहुंचेगा जब हम उसे ग्रहण करने की क्षमता विकसित करते हैं। तो ये वास्तव में सरकार बहुत सारी कोशिशें करती है, बहुत सारी योजनाएं हैं गरीबों के कल्याण से संबंधित, लेकिन क्या होता है कि वो मतलब जो है लोग जो होते हैं जो वास्तव में उस चीज़ को अवेल कर सकते हैं, उनको खुद पता नहीं है कि उनको करना क्या है। तो जब तक हम उस चीज़ की जागरूकता नहीं या क्षमता विकसित नहीं करेंगे उस चीज़ को ग्रहण करने की, तब तक आप समझ जाइए कितना घर घर में तो नहीं जाएंगे ना सरकार के लिए जो है वो क्या है कि वो प्रचार कर दी, जैसे हमने आपको बताया ना कि होर्डिंग लग गया चौराहे चौराहे पे, सरकार तो कोशिश करे, लेकिन कितने लोग हम सब रुक कर पढ़ते हैं, हम लोग उसको समझते हैं कि क्या योजना है, कौन सा एक चीज रुक कर, हम वक्त ही नहीं देते, बस एकदम आपाधापी मची रहती है। वहाँ पे रेड लाइट का मतलब जो है रुकना नहीं है, यहाँ पे लोग समझते हैं तेजी से निकल जाना है, तो तेजी से अब रेड लाइट में निकलोगे तो आपको वहाँ चौराहे पे टंगे रहने से क्या होगा। अशोक का अभिलेख जो है वो भी यही कोशिश थी, चौराहे चौराहे पे जो है टंगा होता था, जहाँ पे लोगों का कंसंट्रेशन होता था वहीं पे तो अशोक के अभिलेख मिलते थे। तो वहाँ पर जो है वो सब, उसको जो पढ़ा होगा वही लाभ उठाता होगा, वह सरकार की नीतियों को समझ पाता होगा, सरकार ने क्या क्या उसके प्रावधान कर रखे हैं वो पता चल पाता है। लेकिन हम लोग में उतनी जागरूकता नहीं है, और खासकर जो अवेल करते हैं उस चीज़ को, या जो कह सकते हैं जो उसके मतलब जो है कह सकते अधिकारी है,
उनको तो समझना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, समझ नहीं पाते हैं, या फिर बहुत सारे टेक्निकल भी जो है चीज़ें इतनी ज़्यादा होती है कि उसको लोग समझ नहीं पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित आज का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको शेयर करिए और साथ में आप इसके संबंध में कमेंट्स जो है वो ज़रूर लिखिए। फिर कल मैं एक नए विषय के साथ उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।